चुप रहे तो जुल्म बढ़ेगा, चुप्पी जुल्म की सवारी है। आज मैं, कल वो और परसों आपकी बारी है। हेलो व्यूवर्स, मैं एडवोकेट बाबूजान अंसारी आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। मैं एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक लेकर के। आप सब जानते हैं कि उन्नाव रेप कांड, उसमें एक लीगल डेवलपमेंट हुआ है। आप लोगों ने सुना होगा कि उसमें जो उस समय के दोषी पूर्व बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर जो था, उसको उम्र कैद की सज़ा हुई थी, टिल डेथ, मृत्यु तक की सज़ा हुई थी उसकी। उस सज़ा को एग्जीक्यूशन से पहले ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया है। इसी पर हम बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि कितना संगीन जुर्म है, हीनियस क्राइम है, और इस हीनियस क्राइम में वो दोषी पाया गया है। और इस प्रकार के क्राइम में किसी भी प्रकार का रिलीफ, न्याय की सुस्ती, सत्ता का अहंकार और पीड़िता के बेबसी को झलकाता है, दिखाता है। इसलिए इस पे चर्चा जरूरी है। आज हम चर्चा करेंगे, इसके लीगल पहलू को देखेंगे। और सबसे पहले मैं इसके जो इस कांड का छोटा सा ब्रीफ कर देता हूं मैं आपको, ताकि क्लियर हो जाएगा। 4 जून 2017 की बात है, जब एक नाबालिग बच्ची के साथ तत्कालीन बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर ने बलात्कार किया। बलात्कार के बाद उस बच्ची ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए दर दर भटकी, लेकिन उसका एफआईआर नहीं हुआ। काफ़ी समय तक उसका जब एफआईआर नहीं हुआ, वो थक गई, उसके परिवार थक गया। उसके बाद में वो वहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के आवास के सामने गई और जाकर के वहाँ आत्मदाह करने का प्रयास किया। जब वो आत्मदाह करने का प्रयास किया तो मामला बहुत उछला, जाहिर सी बात है, मीडिया में आया। उसके बाद उसकी आवाज़ को दबाने के लिए वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था ने आपस में मिल करके और उसके फादर को कॉन्स्पिरेसी के तहत फंसाया, आर्म्स एक्ट में फंसा करके एफआईआर करके उसके फादर को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। और वहाँ पर उसके फादर के साथ बहुत जुर्म हुआ, ज्यादती हुई। जुडिशियल कस्टडी में उसको इतना मारा सब, सेंगर के ब्रदर और उसके जो समर्थक थे, कि लास्ट में जुडिशियल कस्टडी में उसके फादर की मौत हो गई। ये मैटर शुरू से लोग आवाज़ उठा रहे थे कि ये सीबीआई को दिया जाए, लेकिन सीबीआई को नहीं दिया जा रहा था। लेकिन लास्ट में इसमें ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा और ये मैटर सीबीआई के हैंडओवर किया गया। जो रेपिस्ट पूर्व बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर जो था, वो हर प्रयास किया कि सबूत को मिटा दिया जाए, और सबूत को मिटाने के लिए वो एक के बाद एक क्राइम करता गया और उसके ऑफेंस, उसके क्राइम के चैन बनते गए। यहाँ तक कि वो कोशिश किया कि पीड़िता को मार दिया जाए। और इसी क्रम में जब पीड़िता अपने एडवोकेट और कुछ रिश्तेदारों के साथ रायबरेली जा रही थी कार में, तो पूरा कॉन्स्पिरेसी के तहत एक ट्रक से टक्कर मारा गया उस कार को, जिस कार में पीड़िता के 2 रिलेटिव, उसकी आंटी लोग थी, मासी थी, उनकी मौत हो गई। पीड़िता सीरियस जख्मी हो गई, एडवोकेट जख्मी हो गए जो लास्ट में इंतकाल कर गए, और पीड़िता 6 महीना तक वेंटिलेटर पर थी। लेकिन जिसको ईश्वर बचाना चाहे उसे कौन मार सकता है। आप लोगों की दुआएं उसके साथ थी, वो आज आप लोगों के बीच है। अपने संघर्ष को यहाँ तक वो पहुँचाई है। मामला ट्रायल में गया, सीबीआई इंक्वायरी करके चार्जशीट सबमिट किया और इसमें 30 हजारी कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेकर के कन्विक्ट किया, दोषी पाया और कन्विक्ट किया। इसमें जो कन्विक्शन हुआ है वो कन्विक्शन पॉक्सो एक्ट में हुआ है, क्योंकि लड़की जो वो माइनर थी, उसका एज 17 साल था उस समय, जिस समय उसके साथ घटना हुआ था। तो पॉक्सो सेक्शन 5(6) में और 30376 सबसेक्शन 2(b) में सजा हुआ कुलदीप सेंगर को उस रेप के मामले में। और दूसरा जो है उसमें उम्र कैद की सजा हुई उसकी, और उम्र कैद की सजा टिल डेथ, मृत्यु तक उसको, नेचुरल डेथ तक उसको जेल में रहना है। और एक और सजा हुआ, दूसरा जो केस उसने उसके भाई की कॉन्स्पिरेसी से, उसके भाइयों ने जो जुडिशियल कस्टडी में कुछ पुलिस वालों के संलिप्तता से
मारा था, उसमें उसमें 10 साल की सज़ा हुई। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 304, उसमें 10 साल की सज़ा हुई। ये दोनों में उसको सज़ा हो गई और वो जेल में है। और इसमें जब उसका सज़ा होने के बाद सज़ा को एग्जीक्यूट कराया जाता है, एग्जीक्यूशन होता है सज़ा का, तो जब वो एग्जीक्यूशन से पहले ही वो पीड़िता के वकील जो रेपिस्ट है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट गया और वहाँ पे उसके जो एग्जीक्यूशन है, सेंटेंस का एग्जीक्यूशन है, उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ टेक्निकली बेसिस पे उसको सस्पेंड कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि ये मामला जो है व्याख्या जो ट्रायल कोर्ट ने वो व्याख्या सही नहीं किया है, क्योंकि एमएलए जो होता है वो एमएलए उस कैटेगरी में नहीं आता है, लोक सेवक के कैटेगरी में नहीं आता है। और जो हवाला दिया है वो हवाला दिया है 1984 का एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसका हवाला दिया है। उस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, उनके द्वारा बोला गया था कि जो विधायक होते हैं ये लोक सेवक के श्रेणी में नहीं आते हैं। इसका हवाला दे करके टेक्निकली एरर मान करके इसको वो सस्पेंड किया, जिसके अगेंस्ट में सीबीआई ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया है। प्रश्न यहाँ पे आता है कि जो भी इसमें कन्विक्शन हुआ है वो कन्विक्शन सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेस पे हुआ है, क्योंकि जब एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ था काफ़ी देर हो चुका था, क्योंकि पुलिस ने शुरुआती दौर में एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं किया था। बहुत दिन बाद में एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ, तो उस समय जो है मेडिकल ग्राउंड बनाना संभव नहीं था, क्योंकि सीमेंट लेना उसको मेडिकली टेस्टिफाइड करना ये संभव नहीं था। बहुत दिन बाद में एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ था। तो ये जो इस केस में जो सीबीआई रिलाई किया, वो रिलाई किया है, जिस एविडेंस पे रिलाई किया वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। जैसे कि इस रेपिस्ट का कहना था कि मैं जिस समय की घटना है उस समय मैं वहाँ नहीं था, जहाँ पे विक्टिम बता रही थी अपने आवास पे, वहाँ नहीं था। तो उसका सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला गया और पाया गया कि नहीं, उस समय जिस समय की घटना है ये जो है पूर्व विधायक ये वहीं पे था अपने आवास पे, और वहाँ पे लोकेशन जो आ रहा है, टावर लोकेशन, वो लड़की का भी आ रहा है, दोनों एक साथ थे। एक क्लियर हो गया। दूसरा जो है कुछ जो सीडी था, कुछ सीडी, जिस सीडी में लड़की के फादर अंतिम समय में देखा गया है कि फादर हैं वो बहुत ही इंजर्ड पोजीशन में है, और वहाँ पे कुछ लोगों को टेस्ट किया गया जिसका फुटेज आया, जिसमें कुछ पुलिस वाले हैं, कुछ जिन्हें सज़ा हुई है, और वो सिंगर का ब्रदर है उनको सज़ा हुई है। तो वो सारे लोग हैं। तो इसको ग्राउंड बनाया सीबीआई ने, ऑनरेबल कोर्ट ने माना इसको। और दूसरी बात है कि लड़की का, ये बार बार कहते थे कि लड़की मेजर है, तो लड़की का ओसिफिकेशन टेस्ट हुआ, एक कानूनी टेस्ट होता है बॉर्न का टेस्ट। तो उस टेस्ट में पाया गया कि नहीं, रिपोर्ट में आया कि लड़की का उम्र जो है वो 18 से कम है, वो लगभग 17 साल उम्र है उसकी, तो वो माइनर है, जिसकी वजह से पॉक्सो 5 और 6 सेक्शन लगा। ठीक है, तो इस ग्राउंड पे कहते हैं कि रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग द पार्ट्स ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, सारे जो फैक्ट्स को रिलेट करने के बाद में कोर्ट निष्कर्ष से पहुंचा और उसको सजा हुआ। तो अब इसमें किसी प्रकार की त्रुटि की बात नहीं है। अगर विधायक एमपी लोक सेवक नहीं है तो फिर क्या है? इसके चुनाव कौन करता है? जनता चुनाव करती है, जनता के द्वारा चुन कर आते हैं और जनता की सेवा के लिए होते हैं। उसके लिए इन्हें पेमेंट मिलता है, वेतन मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती है। तो फिर लोक सेवक के कैटेगरी में क्यों नहीं आएंगे? इस टेक्निकल पेज को फंसा करके उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, कि जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे दोस्तों, कुलदीप सिंह सेंगर मामला जो है भारतीय कानूनी इतिहास का एक चुनिंदा और बहुत ही बर्निंग गंभीर आपराधिक मामलों में से एक है। यह साधारण मामला नहीं है। और इस प्रकार के हाई प्रोफाइल हीनियस क्राइम में जब इस प्रकार के पेज फंसा करके और अपराधी को राहत देने का प्रयास किया जाता है तो बड़ा दुख होता है। और वाकई में इस घटना को देखने के बाद में मुझे लगता है कि आज इस देश में दो भारत बसता है, एक आम आदमी का भारत, गरीबों का भारत, और एक हाई प्रोफाइल लोगों का भारत, एलिट क्लास लोगों का भारत। गरीबों का, आम आदमी का वो भारत जो गांधी का भारत है, और एलिट क्लास पीपल, मनुवादियों का वो भारत जो गोडसे का भारत है, जो
हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की परिकल्पना थी कि हम एक नए भारत के यहाँ पे स्थापना करेंगे, क्योंकि आम आदमी इस प्रशासन को, पुलिस को, न्यायिक व्यवस्था को ही सब कुछ मानता है। उसके अनुसार वही उसके माई बाप है, वो उसका भाग विधाता है, और जो फैसला वो देते हैं आम आदमी मजबूर है और खुश भी है मानने के लिए, और मानता भी है। लेकिन उसी पुलिस प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था को जो एलिट क्लास बड़े लोग हैं वो ठेंगा दिखाते हैं, और वो समझते हैं कि ये व्यवस्था उनकी सेवा के लिए बना हुआ है, और उस व्यवस्था को जिस प्रकार जब जैसे चाहे यूज कर सकते हैं, और कर रहे हैं, सामने हैं, कर भी रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की इफ बट नहीं है। इसलिए दोस्तों, इनकी सजा का जो सस्पेंशन है वो वाकई में अनएक्सेप्टेबल है। इस प्रकार नहीं होना चाहिए। हम इस प्रकार का कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं हम ऑनरेबल हाई कोर्ट पर, बट मैं जरूर ये कहना चाहूँगा कि इस पे पुनः विचार होनी चाहिए। हालात के अनुसार, समय के अनुसार सिस्टम बनता है। 1984 में जो हालात थे वो आज नहीं है, तो आज के हालात में, आज के परिवेश में और परिवेश के अनुसार फैसला होना चाहिए। न्याय की तराजू जब रसूख के बोझ से झुकने लगती है ना, जब न्याय की तराजू रसूख के बोझ से झुकने लगती है, तो समाज का भरोसा वाकई में टूटने लगता है, जो आज हुआ है। उन्नाव रेप जैसा आपराधिक मुकदमा में, जघन्य अपराध में इस प्रकार की कानूनी प्रक्रिया जो है वो साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वाकई में वो जो पीड़िता का जो हिम्मत है ना, उस हिम्मत पर चोट है। इस प्रकार का रिलीफ देना उस पीड़िता की हिम्मत पर चोट है, उसके मानसिक संतुलन को बिगाड़ने वाला ये राहत है। और आज दुर्भाग्य की बात तो ये है कि जब वो इसके खिलाफ न्याय के लिए अपनी आवाज़ उठा रही है तो पुलिस उसको अरेस्ट कर रही है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि पीड़िता जिसके साथ रेप हुआ, उसके बाप की हत्या हुई, उसको मारने का प्रयास किया गया, आज वो अपने आप को बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटक रही है। और जब इस ऑर्डर के खिलाफ उसने एजिटेट किया तो पुलिस उसको उठाकर बंद कर दिया। वाह, क्या मनोवादियों की भारतवर्ष है। इस भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति अगर अपनी आवाज़ न्याय के लिए उठाता है, अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करता है, तो पुलिस उसे बंद कर देती है। सोनम वांगचुक साहब जो इतना बड़ा एक्टिविस्ट हैं, पर्यावरण पे इतने बड़े काम करते हैं, समाज सेवक हैं, आज वो जेल में हैं। लद्दाख के लिए उन्होंने बात किया, स्वतंत्र स्टेट बनाने की बात किया, आज वो जेल में है। क्या दोस्त था उनका? क्या दोस्त था उमर खालिद का? क्या दोष था शर्जील इमाम का? यही ना दोष था कि जनता के पक्ष में आवाज उठाए, CNN पर जाकर 2 शब्द बोल दिए, अपने हक और हुकूक के लिए, जनता के हक और हुकूक की बात किया उन्होंने। आज कहाँ है? जेल में है। तो इस सरकार के खिलाफ, मनोवादियों के खिलाफ मुझे लगता है कि जो भी आवाज उठाएगा वो जेल में जाएगा। लेकिन हमें इनके डर से डरना नहीं होगा। वो कत्ल भी करते हैं, तो चर्चा नहीं होता। हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। इतने बड़े बड़े कांड करते हैं वो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, तो उनके लिए कोई बात नहीं। कांड करे, बीजेपी ज्वाइन करे, सब कुछ ठीक है। लेकिन आम आदमी अगर अपने हक और हुकूक की बात कर देता है तो अपराधी है,
अत्याचारी है, आतंकवादी है और उसको जेल में रहना है। लेकिन ध्यान में रखना है कि जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़े ही हैं। ध्यान रखना है। वक्त है प्राकृतिक परिवर्तन, प्राकृतिक में परिवर्तन होता है, ये प्राकृतिक का नियम है परिवर्तन। और आज आप हैं, कल कोई और रहेगा। हिसाब सबका होना है। एक अल्मा इकबाल साहब का एक दो लाइन है, मैं आप लोग को सुना देता हूँ। वतन की फिक्र कर नादा, वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों की मशवरे हैं आसमानों में। इसलिए जो प्रकोप है नेचर का, प्राकृतिक का, उससे बच नहीं सकता है कोई। सब किसी को इसमें आना है और इस रास्ते से गुजरना है। हम सबको इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बनने के बजाय इस प्रकार के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करना है हर परिस्थिति में, चाहे परिणाम जो भी हो। लेकिन मैं लोगों की बेबसी को समझ रहा हूँ, लोगों की जो बेबसी है वो मैं समझ रहा हूँ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के टिगड़ी में जो पब्लिक इस प्रकार उलझ गई है कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही है और उसकी बेबसी जो है वो सामने दिखाई दे रही है। जी बहुत चाहता है कि सच बोले, एक शायर ने कहा है कि जी बहुत चाहता है कि सच बोले, क्या करे हौसला नहीं होता। लेकिन हमें सरेंडर नहीं करना है। हुकूमत जुल्म की चादर ओढ़कर सोती रही बरसों, हुकूमत जुल्म की चादर ओढ़कर सोती रही बरसों, अदालत खामोश थी और बेगुनाह जलते रहे। इस सरकार में ये लोकोक्तियाँ सही बैठती है, फिट बैठती है। दोस्तों, जुल्म और जालिम के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए, वो चाहे भारत हो या बांग्लादेश, हर परिस्थिति में आवाज़ उठनी चाहिए। क्योंकि ध्यान रखना है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है। इसलिए सभी को साथ देना है और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना है। जय हिंद, जय भारत।